अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान इस वक्त 4 महाज़ों पे जंग की तैयारी कर रहा है। एक वो महाज़ जो अभी खुला नहीं, भारत की तरफ से धमकियां जारी हैं। पाकिस्तान की सरहद के साथ फ़ज़ाई मशकों का ऐलान भी हो गया है और मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं का पानी भी रोका गया है। दूसरा महाज़ अदालती महाज़ है, जहां पाकिस्तान की सियासी जमातें अदालत के अंदर कानूनी जंग लड़ रही हैं और आज वो महाज़ भी काफ़ी गर्म रहा। मखसूस नशस्तों के हवाले से कुछ अहम फैसले सामने आए हैं और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बड़ी ही गैर रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, जिसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी साबित करने की कोशिश की है। तीसरा है सियासी महाज़। अडयाला जेल के बाहर ये कशमकश हुई। ये महाज़ सजा आज पीटीआई के कारकुनों पे पुलिस का तशद्दुद किया गया है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर चौथा महाज़ है सफारती महाज़, जिसमें हम पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम से बात करेंगे कि पाकिस्तान सफारती महाज़ पर भारत के हवाले से क्या तैयारियां कर रहा है। बात करेंगे आज सबसे पहले अदालती महाज़ की, जिसके लिए हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट जनाब साकिब बशीर। साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी रही। पहले तो हम बात करेंगे मखसूस नशस्तों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वकला को भी सुना गया है और आज नोटिस जारी किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया है। मगर आज की ख़ास बात यह है कि 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने इन नज़रसानी दरख्वास्तों को ये कहकर रद्द कर दिया है कि ये नज़रसानी बनती नहीं है। ये कितना गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे नज़रसानी दरख्वास्तों पे तो वाकई इतना वक्त नहीं लगाया जाता और ज़्यादातर तो पहले रोज़ ही उनको खारिज कर दिया जाता है अगर कोई इतनी वाज़ेह कोई गलती ना हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। तो आप आज की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? एक तो इस नज़रसानी दरख्वास्त का भी ऐसे लगता है जल्दी फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है। वैसे तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि पहले इलेक्शन कमीशन से पूछ तो लेते कि आपने फैसले पर अमल क्यों नहीं किया। और आज पूछा भी है। हाँ, आज पूछा है, लेकिन 4 लोगों ने पूछा है। हाँ। जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आशिम काकड़, उन 4 लोगों ने सवाल उठाया। बाकी 9 को शायद जो है वो उन्होंने समझा होगा कि ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, आज तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। और जो जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी जिस पे फोकस थे कि और इलेक्शन कमीशन उसकी कोई वजाहत नहीं दे सका, बल्कि ये कहा कि हमने पार्शली उसका जो है हमने उस पर अमल कर दिया था। कहाँ अमल हुआ? हमने तो नहीं देखा कोई अमल हुआ। कोई मतलब उन्होंने कागजों में कहीं कर दिया हो, उसकी कोई इस किस्म की अनाउंसमेंट नहीं हुई। शायद वो 39 को उन्होंने पीटीआई डिक्लेयर कर दिया था या इस तरह। तो ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बेवकूफ़ बेवकार हो रही है, जिसके फैसले पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन 4 जज ही बोले, बाद में नोटिस कर दिया। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की फतह है ये कि बगैर फैसले पर अमल किए और एलानिया तौर पर उसने अमल नहीं किया आज तक। मगर तौहीन अदालत के ऊपर भी नोटिस जारी हो गया। वो बड़ी मुश्किल से नोटिस हुआ है। जैसे समीनुद्दीन खान ये कह रहे थे कि कल हम देखेंगे, जब सलमान अकरम राजा ने आखिर में बात की और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है हमने अमल नहीं किया और अब भी आप कंटेम्प्ट कल के ही रख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सस्पेंशन मांगी हुई है। जैसे समीनुद्दीन खान कह रहे हैं सस्पेंशन उस ऑर्डर की जिस पर आज तक अमल ही नहीं हुआ। तो ये मतलब हैरान कौन था। बहरहाल वो कंटेम्प्ट पे एक नोटिस हुआ है, लेकिन साथ ही अब वो 2 जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं वो बेंच से अलग कर दिए गए हैं। जस्टिस आयशा और जस्टिस तकनीकी एतबार से अगर 2 जजों ने अपना माइंड दे दिया है कि ये दरख्वास्तें समाअत के काबिल नहीं हैं, तो फिर क्या वो उस बेंच पर बैठ सकते हैं? बज़ाहिर तो अब उनका बैठना वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन एक और सवाल इसमें आएगा कि अब जो 13 जजेस वाला जो मामला था कि 13 जजेस ने वो केस सुना था, अब ये नज़रसानी 13 में होनी चाहिए या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्योंकि बन चुका है तो वो 13-11 वाला कोई सीन नहीं है। ये भी जैसे ये भी देखना है कि जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने असल में क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी खारिज की है या नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी नज़रसानी खारिज की है? उनका फोकस अगर हम देखें तो फोकस उनका इलेक्शन कमीशन ही था।
कि इलेक्शन कमीशन से ही पूछ रहे थे कि वो एक आईनी इदारा है, उसका कंडक्ट कैसा है। एक लम्हे पे तो जैसे जमाल खान मंदोखेल बड़े उन्होंने जज्बाती किस्म के वो दिए कि ये कैसे क्या तरीकाकार है कि आपने एक फैसले पर अमल किया नहीं है तो आप यहाँ पे आ गए हैं। और हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, तो हम उनके अरकान की इज्जत नहीं करते, इदारे की इज्जत करते हैं। और आप जो फरीक बन रहे हैं, बजाय एक तासुर है कि एक सियासी जमात को आप फेवर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे ये इल्जाम तो था और आज जजेस ने इसको दोहराया कि ये भी तासुर है इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के मेरे ख्याल में बात तासुर से कुछ आगे ही है कि डे 1 से ये बात हो रही थी जब मखसूस नशिस्तों का केस सुना जा रहा था। उस वक्त भी मुझे याद है जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस ने ये पॉइंट आउट किया था कि इलेक्शन कमीशन को एक जो है वो गैर जानिबदार इदारे के तौर पर जो है वो करना चाहिए, नजर आना चाहिए उसका कंडक्ट जो है। तो इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं बनना चाहिए। अभी आप रिसेंटली मतलब वो जो बात शुरू हुई थी ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन से, तो अभी आप देखें कि एक हफ्ता पहले अचानक पता चला पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हो गए, एक प्रेस रिलीज आई, अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा बिल्कुल जबरदस्त हुए। कल जो है वो या आज जो है वो काफ लीग के भी हो गए। उन्होंने कहा बड़े जबरदस्त, आपने साफ शफाफ तरीन आपने इलेक्शन करवाए हैं और किसी को पता भी नहीं चला कि किसी पार्टी में इलेक्शन हुए, कभी अनाउंस हुए। इलेक्शन कमीशन से ही पता चलता है, इलेक्शन कमीशन से पता चलता है। और इनके तो इलेक्शन बाकायदा अनाउंस होते थे, कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होता था कि कल इलेक्शन है और इस तरह पोलिंग बूथ। और ये अब क्विकली देखें जैसा आयशा जैसा अकील अब्बासी अपने नोट में क्या लिखते हैं, अगर वो सिर्फ उन्होंने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी रद्द की है तो फिर सवाल तो उठेगा कि उन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजरसानी की समाअत करने वाले बेंच से क्यों हटाया गया। और ये वाकई ये क्वेश्चन रहेगा। और फिर तौहीन अदालत केस में सादा जवाब मांगा गया है, शोकाज नहीं जारी किया गया, और वो भी शायद वो 3 रुकनी बेंच के सामने वो सादा जवाब भी कल जो, क्योंकि जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी कल बेंच में होंगे नहीं, जो आज ज्यादा सवाल कर रहे थे, जो बोलता है जो सवाल करता है वो बेंच से अलग हो गया। तो कल अगर बेंच में से किसी ने सवाल ही ना किया, उन्होंने कहना पहले हम नजरसानी सुनते हैं, आखिर में देखेंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज बड़ी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा इंकशाफ किया, और आज पहली बार जजेस की सीनियरिटी के मामले पे उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन जजेस को तबादला करके लाया गया है उनकी राय में वो सीनियरिटी की फहरिस्त में उन्हें सबसे नीचे होना चाहिए। ये एक बड़ी बात है जो चीफ जस्टिस ने की है। आप समझते हैं कि इसका कोई असर होगा उस बेंच पर कि जो ये सीनियरिटी का मामला सुन रहा है? वैसे तो डायरेक्टली वो क्या कहते हैं, लिखा होता है ना, वो जब बेल को मैटर डिसाइड होता है तो वो कहता है ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो बगैर लिए जनाब आप उसको उस मेरिट पर आप उसका फैसला करेंगे। तो यहाँ पे भी मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है नहीं, उनकी राय का कोई असर नहीं है, बल्कि उनका जो बजाय बल्कि उनके ऑफिस का भी कोई असर नहीं नहीं, वो मतलब जो काम जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं सारे उधर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है, तो इनका तो ये कहना या ना कहना मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अमल को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत गैर मामूली था, इस तरह जरूरत नहीं होती। मेरा ख्याल ये है कि मतलब चीफ जस्टिस आए और कहें कि अपने चीन के दौरे की कामयाबी, हमारा चीन का जो दौरा है बड़ा, हम तुर्की में गए हैं, फिर हम उन्होंने MOU साइन करे, अच्छी बात ये है, चले ठीक है, वो जदीद टेक्नोलॉजी जुडिशरी में लाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रेस रिलीज के जरिए भी हो सकता है, और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्वेश्चन आंसर और ये सिलसिला जो है ये बहुत गैर मामूली है कि जुडिशरी के हेड के तौर पर, और जुडिशरी और वो जुडिशरी जिसके हवाले से सवालात हैं कि सर जुडिशरी का कंट्रोल तो कहीं और चला गया है 24वीं तरमीम के बाद, ट्रांसफर जजेस के मामलात में क्या क्या बहुत सारे ऐसे सवालात भी हुए जो सियासतदानों से किए जाते हैं, बहरहाल उसके जवाब भी हमें आए। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर। एक ब्रेक लेंगे, अब चलेंगे हम सियासी महाज की तरफ जहाँ पे हम बात करेंगे अडयाला जेल के रास्ते पर होने वाली पुलिस और PTI के कारकुनों में झड़पों की। अदालती महाज पे तनाव का आपने सुन लिया, अब हम आएंगे सियासी महाज के ऊपर, और ये झड़पें हुई हैं किसी सरहद पर नहीं, अडयाला जेल से पहले उस सड़क पर कि जहाँ पे PTI के कारकुन अपने लीडर को मुलाकात के लिए जा रहे थे और पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। हम आपको एक झलक दिखाते हैं PTI के एक मुंतखब नुमाइंदे आमिर डोगर की कि उनके साथ क्या हुआ, वो खुद इस हवाले से बता रहे हैं। ये पुलिस गर्दी की, गुंडागर्दी की, बदमाशी की इंतहा है। मैं मेंबर कौमी असम्बली हूँ, 1.5 लाख वोट लेकर आया हूँ, और ये पुलिस के SHO ने, पुलिस ने ना सिर्फ मुझे मारा है, मुझे गिरबान से खींचा है, मुझे घसीटा है, और मेरे साथ हमारे साथी MLAs को डंडे मारे। सर किस वजह से मारा? इस वजह से मारा कि इनको तकलीफ है कि यहाँ मैंने आज खड़े
इस महाज के फ्रीकेन के कुछ तर्जुमान और नुमाइंदे हमारे साथ सहाफ़ी प्रोग्राम के स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम गुम्मन जी। तो आपका रैंक नहीं लिखा हुआ था, मैंने कहा ये भी बताना ज़रूरी है सर। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अख्तियार वली खान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और आजकल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया। आपने सुना अख्तियार वली साहब, आपके साथी रुकन असम्बली सियासतदान आमर डोगर गरेबान चाक था और पुलिस ने बकौल उन पर तशद्दुद भी किया है। एक ऐसे वक्त में जब आपकी पार्टी तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना चाह रही है और भारत के साथ जंग के लिए तैयार कर रही है, तो ये आपने अपने साथी सियासतदानों के ऊपर क्या तशद्दुद शुरू कर दिया है? आप जंग का रुख क्यों मोड़ना चाह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह जान। देखिए, जंग का जो वाक़या है या जो मामलात हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है। ये जो चीज़ है ये डंडे मारना अलग है, ये एक अलग चीज़ है। ये मतलब एक लोकल स्ट्रीट पॉलिटिक्स एक चीज़ को उठा के आप इंटरनेशनल वॉर के साथ कश्मीर के साथ आप नहीं मिला सकते। नहीं, और दोनों साथ साथ चल सकती है। मर्जी आपकी नहीं, आपकी मर्जी है। ये तो मेरी मर्जी। मैं ऑल्दो मतीउल्लाह जान भाई, मैं कभी भी, आपको पता है कि मैं सियासी तशद्दुद तो कोई इल्जाम नहीं है, मैं सियासी तशद्दुद को कभी भी अच्छा नहीं कहूँगा। अच्छा, ना मेरी आप इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन बोलने देंगे आप? नहीं, अच्छा ठीक है। आप मैं तो एक पूछा आपसे, बस आपने सवाल कर लिया ना। मेन आपका जो कोर्स का वो था सवाल आपने कर लिया, मैं जवाब दे। जी जी प्लीज। कभी भी बीइंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेट कभी भी ऐसे तशद्दुद को सपोर्ट नहीं कर सकता, ना हमारी हुकूमत ना हमारी जमात, कोई भी सियासी कारकुन। लेकिन क्या आज जो वहाँ पर साथी गए थे, क्या इनका नाम लिस्ट में था? अब जिसका नाम लिस्ट में नहीं है उसको डंडे मारे। मुझे ये बताइए वहाँ पे वो करने क्या गए थे? जेल है, आप किसी जेल के करीब इस तरह जा सकते जहाँ पर एक वीआईपी कैदी पड़ा हो? नहीं, जेल से काफी आप सिक्योरिटी के मामलात को भी समझते हैं कि आजकल आपके सिक्योरिटी मामलात क्या है। सही बात। ऐसे मामलात में जिस बंदे का नाम लिस्ट में नहीं है, देखिए ये बड़ा आसान काम हो सकता है। मैं इसको सिर्फ वैसे जिनके नाम लिस्टों में तो नहीं मिलने देते उनको, और सलमान अकरम राजा हैं, हामिद खान हैं, कई बार दो वकीलों के नाम थे वो जाके मिले हैं। अच्छा, फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी नहीं आज के, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैंने कहा फैसल चौधरी वो वैसे चले जाते, वो जाके मिल आते हैं, उनके नाम कभी लिस्ट में नहीं होते। दो चीजें हैं, दो, और आपको मुझसे बेहतर पता है। एक होती है इनकी लिस्ट और दूसरी चीज होती है इमरान खान की अपनी विल। वो दोनों जहाँ पे मैच हो जाती है उनकी मुलाकात हो जाती है। जहाँ पर ये दोनों चीजें मैच नहीं होती हैं तो मुलाकात नहीं होती, फिर ऐसे ही दंगे फसाद हो जाते हैं। मतलब अफसोसनाक सूरत हाल है आपके नजदीक, अफसोसनाक हम इसको अच्छा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। इट्स नॉट गुड, खासकर आजकल के हालात में, ऐसे हालात। एंड रियली वी वांट एवरीवन टू कम क्लोजर, कि सब पाकिस्तान के झंडे तले खड़े हो। इस वक्त नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी का सवाल है। दुश्मन जो है वो आंखें लाल करके बॉर्डर पर खड़ा है, वो पाकिस्तान पर हमले की बातें कर रहा है, और पुलिस जो है वो डंडे मार रही है लोगों को। पुलिस तो खैर वो देखिए, मैं फिर कहता हूँ मत लिंक करें इसके साथ। कोई दूध महंगा बेच रहा हो, डीसी पे पर्चा कर दे तो आप बोलेंगे कि बॉर्डर पे जंग है और इधर आप पुलिस तो पर्चा कर रहे हैं। पुलिस अपना काम करेगी, फौज अपना काम करेगी, और जो पार्लियामेंटेरियंस है, पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने अपना काम करना। सर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम गुम्मन साहब, अख्तियार वली साहब कह रहे कि ये पुलिस ने तो अपना काम किया, और एक ऐसे वक्त में जबकि भारत जो है अपनी आंखें सुर्ख किए हुए हैं, तो ये क्यों डाला जेल में लीडर से? अपने भाई पे मैंने इनकी तारीफ सुनी थी, आपने कहा जी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे आदमी। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ है, मैंने हूँ, ये भी है, मैंने होंगे। हमें अगर अपने जो हक, सच को सच ना कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो सच्चा पाकिस्तानी या इस मुल्क पे वतन है। मैं इनकी शक नहीं कर रहा। एक चीज़ बुरी है, इनको फौरन आपके कहने के बावजूद मजम्मत नहीं की, बुरे काम के लिए मजम्मत करनी चाहिए। दूसरा इनका ये पुलिस की किसके कहने पे काम करती है? क्या हुकूमत वक्त जो है उसके बगैर के पुलिस एक्शन ले सकती है? नंबर 2,
वहाँ जाने का इन्होंने क्योंकि एक लीडर, ये नवाज शरीफ आए तो अपना शहबाज शरीफ आए या इनके हुक्मरान, तो ये लाइनें लगे होती हैं, इनसे पूछे। हमारा एक लीडर जो अवामी लीडर है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की 25 करोड़ की धड़कन है, 90% लोग उसके साथ हैं। अगर हम इस हकीकत को जुटलाएंगे तो ये हम कैसे, एक तरफ हम यकजहती की बात कर रहे हैं। देखें PTI ने तो सेनेट में, कौमी असम्बली में वॉलंटरी कहा जी कि हम आपके साथ हैं, इंडिया के खिलाफ हम सीसा बली पलाई हुई दीवार बनेंगे। लेकिन इनका रद्द अमल देख लें, इन्होंने असम्बली की सेंसिटी ख़त्म कर दी। रात के 12-1 बजे MNA को उठाया जाता है। अगर ये इनके साथ हो तो मैं सबसे पहले कंडम करूंगा, मैं सबसे उस पर। अभी आज दयाला जेल के बाद जो हुआ है, हमारे भाई हैं, हम 1.5-2 लाख वोट लेकर आए हुए हैं, हमें डंडे मारे जाएं और वो आराम से बैठे हुए हैं, जेल में भी नहीं जा रहे। नहीं तो आपकी पाकिस्तान के लिए जो यकजहती का जो इजहार है PTI का, वो इस बात से मशरूत है कि पुलिस आपको डंडे नहीं मारेगी? नहीं, इस बात, लेकिन नहीं, क्या पुलिस को हक है हमें डंडे मारने का? किसी मगर इसका पाक भारत के सीधगी में आपकी पार्टी के मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक है? ताल्लुक बनता है, हम तो चाहते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह, वो नहीं होगा। हम इंडिया के खिलाफ, मैं फौजी हूँ, सीसा बलाई हुई दीवार बढ़ेगा। इमरान खान का ये पैगाम है, और वो ही शख्स है। इनका तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में आकर अवाम से खिताब नहीं किया। यहाँ वहाँ सीरियस डिबेट हो रही है। इनके पूछे ईमानदारी से, मेरे पास बैठे हैं 5% वजीर नहीं आते, इतनी सीरियसनेस है इनकी। नवाज शरीफ ने आज तक बयान नहीं दिया, शहबाज शरीफ ने असम्बली में आकर उन्होंने बयान दिया था, पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। ये लीडर होता है, छुपता नहीं है, साफ गो करता है। चलें, अब क्योंकि ये बता दें कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर वज़रा जो हैं वो ISI हेडक्वार्टर में उन्होंने दौरा किया। उनको बड़ी बंद कमरे में खुफिया ब्रीफिंग दी गई, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ISI के DG हैं, उनकी सीट पे बैठे थे। और आपने भी, जब आप सर्विस में थे, इमरान खान को DG ISI की कुर्सी पे बैठाया था, उन्होंने भी एक दफ़ा दौरा किया था। तो उसके बाद जो वो आपके सामने है, तो आपको लग रहा है कि जो है ये जो बड़ी अहम आज ब्रीफिंग हुई है, खुफिया ब्रीफिंग, ये बड़ी ज़रूरी थी, और इस हवाले से PTI को भी अगर इस तरह की कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें शरीक होना चाहिए? मैं बिल्कुल, देखें, ये उनका बड़ापन है DG ISI का, या को बुला लिया, ये बड़ा नहीं कुर्सी पे बिठा दिया, इतराम किया। अच्छा, अदरवाइज वो नहीं बिठाया जा सकता, यानी नहीं बिठाना चाहिए ना, वैसे सेंसिटिव होती है, ठीक है, लेकिन ये उनका इमरान खान को क्यों बिठाया? नहीं, वो भी दिख रहे, एक ऑनर थी प्राइम मिनिस्टर को। मैं नहीं था, मैं रिटायर हो जाए, लेकिन वो ऑनर थी, बाजवा साहब ने दी है, जिसने दी। अच्छा, ठीक है, इसको नहीं, ये ऑनर जो है वज़ीर आज़म को उनके अफसरान देते हैं या वज़ीर आज़म भी ऑनर देता है उधर बैठ के उस कुर्सी पे? नहीं, ये देखें, वो दोनों तरफ से रेसिप्रोकल होता है, ये इशू नहीं है। इशू ये है, बजाय अभी कल से इन्होंने इजलास बुलाया हुआ है और भारत जंग जो तनाव है इसके बारे में बताया है, अभी तक शहबाज शरीफ साहब आके असम्बली में बयान नहीं दिया, ना आते हैं इतनी से। फिर मैंने बताया, मेरा भाई बता दे अख्तर वली, कि क्या वहाँ 60-70 वजीर बनाए हुए हैं, वो नहीं आते, ठीक है। और बजाय असम्बली में जो सबसे हाईएस्ट फोरम है, पाकिस्तान अवाम की 25 करोड़ की नुमाइंदा लोग वहाँ बैठे होते हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ब्रीफिंग देनी चाहिए या चंद सिलेक्टेड लोगों को देनी चाहिए? क्यों अख्तियार वली साहब, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं असम्बली में आके भारत को ललकारते? इस वक्त हालात की सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं अभी इनकी बात सुन रहा था, और मुझे एक एक बात की आपको पता है कि मुझे 5-5 जवाब भी आते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं आज तहम्मुल से काम लूँगा। आज जवाब देने का दिन नहीं, आज नेशनल इंटेग्रिटी का दिन है। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि आज 6 मई है, और इस 6 मई को आपकी पार्टी, जिसको पॉपुलर लीडर कहते हैं, आपका जमात, जो आप कहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी और बड़ी रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है, उनकी बयानिए और झूठ और गंद लोगों के जहन में डालने से एहसन इकबाल पे आज फायरिंग हुई थी, आज ही के दिन। आज अगर वो जिंदा है तो ये अल्लाह के किरामात हैं, उसका दाना पानी था, वरना आपके लीडर ने और आपके बयानियों ने उसको मार दिया था। तो मत गड़े इतना झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इमरान खान पे जो हमला हुआ था वो किसके बयानिए की वजह से हुआ था?
वो उसका अपना मामला है। नहीं, वो बयानिया तो चलाया था, वो उसके अपने मामला, सोशल मीडिया पे वीडियो वो मामला उसके अपने हैं, उसके साथ मत जोड़ें। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के मुतालिक अगर वो खत्म नबूवत की बात है तो और बड़ी सी इस तरह स्टेटमेंट, आप भी वही बयानिया आगे लेके चल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं आप खुद उसकी तौसीक कर रहे हैं, आप बात उस तरफ लेके जा रहे हैं कि इमरान खान के मुतालिक इस तरह के और बड़े स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़े हैं। मेरे ख्याल में इसको यही पे आप रोक दें, मैं जाना नहीं चाहता। अभी असल सवाल ये है कि आप लोग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और कब बुला रहे हैं, और पीटीआई से आपने क्या राब्ता किया? अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि देखिए, हमने उस दिन सिर्फ ये बात नहीं की थी, हमने कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी या जॉइंट सेशन होगा, हमने इतना कहा था कि पीटीआई अगर हमसे लड़ना झगड़ना भी चाहे हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये कौम इस आपको जरूरत नहीं है लड़ने की, पुलिस आपके पास है, कौमी यगानगत की है। नहीं मतुल्ला जान, प्लीज चेंज योर टोन, चेंज योर अप्रोच। क्या हुआ है वो चाहिए होना चाहिए, उसको ना जोड़ें उसके साथ। नहीं, वो आप वैसे एक गैर ज़रूरी बात को आप बड़ी सीरियस चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल मैं आप जैसे सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। मत करें प्लीज़। नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज और स्ट्रीट पॉलिटिक्स को अलग रखें तो बेहतर होगा। एपीसी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ होनी चाहिए या नहीं? देखिए, एपीसी की बात उस दिन जो ये हुआ था, ऑल पार्टीज के लोगों को बुलाया गया था डीजीआईएसपीआर साहब की मीटिंग में, इनको भी दावत दी गई थी पीटीआई को, बट दे नेवर, वो नहीं आए। और हमें फिर भी पता है कि अगले बार एपीसी, ये डीजीआईएसपीआर की ब्रीफिंग थी या वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ब्रीफिंग थी? ये ब्रीफिंग थी, हुकूमत की मेजबानी थी हुकूमत की। हाँ। सारा हमने अरेंज किया, लेकिन आपने सिर्फ डीजीआईएसपीआर का जिक्र किया ना, मैं इसलिए बिकॉज़ डीजीआईएसपीआर ने बॉर्डर के उस पार की हरकतें और इस पार की तैयारियां, ये सारी उन्होंने बता दी थी। मुझे आप नहीं बोलने दे रहे हैं, वो असल में टाइम का थोड़ा सा मैं इनका मौका ले लूं ना, चंद सेकंड दे दें, मैं अपनी कंप्लीट कर लेता हूं। उसमें भी ये लोग नहीं आए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब मीटिंग हुई जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर, इन्होंने रात को ऐलान किया कि हम जा रहे हैं, सुबह ये नहीं आए। और इसके अलावा अगर मैं पीछे जाऊं माजी में, तो जब पुलवामा का वाकया हुआ था उसमें सब आ गए थे, हुकूमत इनकी थी और इनके वजीर आज़म नहीं आए। ब्रिगेडियर साहब, आज पीटीआई के बानी से मुलाकात के बाद हलीमा खान ने कहा कि किसी भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की इजाज़त के बगैर हम शरीक नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा। आपको तो कम से कम जनरल साहब की ब्रीफिंग में जाना चाहिए। बिल्कुल, मेरे से बात सुने। पहली जो बात है, देखें उस ब्रीफिंग का लेवल क्या था, क्या हुकूमत का शहबाज शरीफ या वजीर वफाकी वजीर, और दूसरा देखें ये चंद घंटे पहले बताया, रात को 3 बजे बजाया जाता है गौहर साहब को, ठीक है, कोई टाइम देते हैं। दूसरा ये सीरियस नहीं थे, चंद लोगों को बुलाकर अब असली नहीं, मुझे 1 मिनट उनको आपने टाइम दिया, मुझे 2 मिनट दे सकते हैं। एक तो मुझे तकलीफ हुई है, अल्लाह ताला ने झूठे पे लानत बेची हुई है। इंसान को सोचना चाहिए, एक गलत काम हो रहा है, डंडे बसाए जा रहे हैं और एक तरफ जंग हमारे साथ पे है और हम यकजहती चाहते हैं। ये क्या, ये एक बाशऊर लोग इस तरह करेंगे? लेकिन आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो पुलिस के डंडे ना मारने से मशरूत है। नहीं वो नहीं है, लेकिन ये सही है। आप बताएं, नहीं, आप सही बात करें। माहौल खराब होता है। हम ये असम्बली को सीरियस लें। ये देखो, आपने सेशन बनाया, करोड़ों पे खर्च होते हैं। शहबाज शरीफ आए ना, हमें फेस करें, वहाँ ब्रीफिंग हो। वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की मूव ही थी कि जब उन्होंने ये कहा कि आप पे जब इल्ज़ाम लगा कि आपने पहलगाम का वाकया किया, यू आर इन्वॉल्व, शहबाज शरीफ की मूव ही थी कि आओ इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। असेंबली में आके मैं इधर बैठा हूं, मैं लीडर ऑफ हाउस सर, उसी वजह उसके यू आर रिप्रेजेंटिंग इमरान खान। सड़कों पे आवाम का एक हजूम लेके चलना चाहिए उन्हें और लीड करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल, जिस तरह मेरे लीडर ने आके असेंबली में कहा था, हाँ, ये हम सोचेंगे नहीं, हम मारेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने सियासी महाज की सूरत हाल देख ली। अब सफारती महाज के लिए हमने पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर मुनीर अकरम से बात की है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सफारती महाज के ऊपर भी पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल लगती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक बंद कमरे का इजलास हुआ, जहां पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर
जो अरकान सलामती कौंसिल हैं, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल, उन्होंने गौर खोज किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मंदूब जनाब मुनीर अकरम, बहुत ही एक्सपीरियंस और तजर्बाकार मंदूब रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, और 1995 से 2002, फिर 2002 से 2008 और दोबारा 2019 से 2025 तक पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं जापान में भी, और इनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें हिलाल कायद-ए-आज़म से भी नवाजा किया। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो मीटिंग हुई है, इसकी क्या अहमियत है और क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जो है खुलकर इस मामले पे किसी किस्म की कोई बयान नहीं जारी कर रही या कोई करारदाद अभी तक सामने नहीं आई? देखिए, ये बहुत एक अहम कदम हमने लिया है कि सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया है पाकिस्तान ने। और ये इजलास जब होता है जब कोई खौफ होता है कि थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का इम्कान है, उस वक्त पे इजलास बुलाया जाता है सलामती काउंसिल का। तो ये अहम बात है कि सलामती काउंसिल का इजलास हमने बुलाया और वो माना गया कि वो इजलास होना चाहिए। अब क्लोज डोर में इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान को मौका मिला है कि अपना पूरा जो मौजू है, हमारा जो केस है, उसको पेश करने का। तो इसमें बहस हुई है। जो दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक इजलास के दौरान सलामती कौंसिल के अरकान ने कशीदगी के बढ़ते हुए खतरे पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और तहम्मुल और कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। और सलामती कौंसिल ने कशीदगी को कम करने, फौजी महाजराई तनाज़ात से बचने और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया है। इसका मतलब तो ये है कि अब अगर भारत पाकिस्तान के पानी रोकता भी है तो पाकिस्तान उसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हुए क्या भारत के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है अपने पानी के बहाव को बहाल करने के लिए? देखिए, हमने तो बहुत सही और क्लियरली हमने कहा है कि अगर हमारा पानी उन्होंने डाइवर्ट किया या रोका तो हम समझेंगे ये एक्ट ऑफ वॉर है। और जब एक्ट ऑफ वॉर होता है तो फिर एक सेल्फ डिफेंस का राइट आता है, और सेल्फ डिफेंस में जो कुछ भी एक्शन हम लेना चाहें वो ले सकेंगे। पर इंशाल्लाह उस हालात पे ना पहुंचेगी। हिंदुस्तान फ़िलहाल उन्होंने अबेयंस में रखा है ट्रीटी को। उन्होंने अभी तक कोई पानी रोकने का नहीं कहा है, पर अगर उन्होंने पानी रोका तो फिर हमने एक्शन लेना होगा। लीगल एक्शन होगा, पॉलिटिकल एक्शन होगा और किनेटिक भी हो सकता है। और अगर भारत जो मकबूजा कश्मीर में मज़ीद डैमों की तामीर करता है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? जैसे मैंने कहा, इसमें पहली चीज तो देखना है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। हमारे समझ में जो हम टेक्निकली उनके पास कोई ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है पानी को रोकने की, डाइवर्ट करने के लिए, पर उसमें कुछ उन्होंने शरारत कर सकते हैं। पानी की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, सडनली पानी को छोड़ सकते हैं, पानी को कहाँ रोक सकते हैं, तो उसका फिर हमने जवाब देना होगा। और हमने कहा है कि अगर ये सीरियस हमारे ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है, अगर पानी रोकता है तो फिर एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा। पर उससे पहले हमने लीगल और पॉलिटिकल एक्शन लेने हैं। तो पॉलिटिकल एक्शन तो सलामती काउंसिल में हमने लिया है। हमने दुनिया को बताया है कि ये खौफनाक स्टेप लिया है हिंदुस्तान ने। हम लीगल स्टेप्स भी ले सकते हैं, और अगर ये कुछ कामयाब नहीं होते हैं तो फिर हमने और सोचना होगा कि हमने क्या फिजिकल एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, बैनुल-अक़वामी कानून में पाकिस्तान की जो पोजीशन है कि अगर पानी को रोका गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो क्या सलामती कौंसिल इस मौक़िफ़ को असूली तौर पे तस्लीम करती हैं पाकिस्तान के? और इस हवाले से सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल दो बड़े अरकान हैं, अमेरिका और चीन, कोई अगर करारदाद आती हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ हो सकता है? देखिए, ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि अगर ऐसा इम्कान हुआ तो क्या पोजीशंस लेंगे।
आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की और अमेरिका की काफ़ी करीबी दोस्ती हो गई है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो अमेरिका क्या पोजीशन लेगा वो क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल में चीन तो हमें सपोर्ट करेगा, पर हमने ये सलामती काउंसिल में हमने पहले तो यही इस्टेब्लिश करना है कि ये बहुत खौफनाक स्टेप लिया है हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान को समझाया जाए कि इस ट्रीटी की हिफाजत करें, इसके ऊपर अमल करें, और जो कुछ भी इख्तलाफ हैं हमारे हिंदुस्तान के साथ अबाउट वोटर, वो डायलॉग के तहत और आर्बिट्रेशन के तहत और लीगली उसको रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, सिंतास मुआहदे का एक गारंटर जो है वर्ल्ड बैंक भी है, तो वर्ल्ड बैंक इस सिलसिले में क्या कर सकता है? कि वर्ल्ड बैंक इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द इशू। हम दो मसले चल रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट एजुडिकेटर भी हमने लगाया है, ये आर्बिट्रेशन में भी हम जाए हैं और वहाँ भी ये इस पे सोच विचार हो रहा है। तो हिंदुस्तान ने ये सब चीज़ें छोड़कर एक यूनिलैटरल एक्शन लिया है, और ये यूनिलैटरल एक्शन ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है, और ये हमने दुनिया को बताना होगा कि ये खिलाफ वर्जी है। और जो इस्टेब्लिश चैनल्स हैं, जो आपस में जो कुछ भी डिफरेंसेस होते हैं उनको रिकंसाइल करने के लिए जो इस्टेब्लिश चैनल्स हैं, लीगल चैनल्स हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए और ये मसले हल कर सकते हैं हम। अच्छा एम्बेसडर साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक दूसरे के एटमी तनसीबात पे हमला ना करने का मुआहदा भी मौजूद है, और ऑब्वियसली ये मुआहदा जंग की सूरत में ही जो है ऑपरेशनल होगा। तो आप समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और भारत में जंग होती भी है तो ये मुआहदा बरकरार रहेगा और पाकिस्तान और भारत पाबंद हैं उस मुआहदे के, और एक दूसरे की एटमी तनसीबात पे किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया जाएगा? ये देखें, ये हमारी उनके साथ मुआहदा तो हुआ है और हम कमिटेड हैं, और ये बेवकूफ़ी होगी किसी की तरफ कि जी अगर जंग भी हो जाती है तो जंग में एटमी जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमला करना, उससे बहुत बड़ी इम्कान हो सकती है, रेडियो एक्टिव रिलीज़ हो सकती है, बहुत खौफनाक उसके इम्कान हो सकते हैं। तो ये सब के हक में है कि वो मुआहदे पे अमल रहे। पर जंग जब होती है तो फिर आप जानते हैं कि फिर एस्केलेशन और एक्शंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मुनीर अकरम, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।